नमस्कार, आप देख रहे हैं चक्रव्यूह और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। हरियाणा में चुनावी नतीजों से कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है। हार को लेकर जो रिपोर्ट मिल रही है उससे आला कमान परेशान है। दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा कांग्रेस के ऑब्जर्वर के साथ बातचीत की और खास बात इसमें यह रही कि इसमें हरियाणा कांग्रेस का कोई भी नेता शामिल नहीं किया गया। पार्टी की हार की क्या वजह रही, इसको पता करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। वहीं पर अब पार्टी के कई नेता भी खुलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा की अनदेखी दलितों के वोट से कांग्रेस को काफ़ी बुरा असर झेलना पड़ा है। जिन नेताओं के हाथ में कमान थी उन पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। ओबीसी वोट पर भारतीय जनता पार्टी ने कैसे सेंध लगाई, इस पर भी विचार हो रहा है। पार्टी को आईना दिखाने के लिए कई नेता अब एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। अब जो कांग्रेस है ये हरियाणा में क्या करेगी, क्या रणनीति अपनाएगी, ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं हमारी इस पहली बड़ी रिपोर्ट में। हार क्यों हुई है, किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा, ना मीडिया को हो रहा है, ना एग्जिट पोल करने वालों को हो रहा है, ना हम लोगों को हो रहा है। जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क था। हरियाणा में हार से हिल चुकी है कांग्रेस। नतीजों में कैसे डाउन हुई कांग्रेस की बैटरी। दिल्ली में राहुल और खड़गे ने की बैठक। हार की वजह ढूंढेगी कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। हार पर पार्टी को आईना भी दिखा रहे कई नेता। 2 दिन बीत गए मगर कांग्रेस हरियाणा के नतीजों को पचा नहीं पा रही। वो अनुमानों के वास्तविकता में नहीं बदलने पर हैरान भी है और परेशान भी। हार का दर्द और दर्द के पीछे का असल मर्ज समझने के लिए दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा चुनाव में एक्टिव पार्टी के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत, महासचिव केसी वेणुगोपाल, कोषाध्यक्ष अजय माकन और 2 अन्य नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें स्थानीय नेताओं की तरफ से ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों के साथ पार्टी में गुटबाजी जैसे अंदरूनी मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का फैसला हुआ जो हार की असल वजहों का पता लगाकर पार्टी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिस पर कांग्रेस का कोई भी नेता यकीन नहीं कर पा रहा है। जो कुछ भी डिस्कशन हुआ है उसके आने वाले वक्त में परिणाम सामने आएंगे और कम से कम हार क्यों हुई है, किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा, ना मीडिया को हो रहा है, ना एग्जिट पोल करने वालों को हो रहा है, ना हम लोगों को हो रहा है। इसलिए मीटिंग करके हम चाहते हैं कि तय तक जाएं हम लोग। चुनाव आयोग से लेकर के आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं और सबके ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा करी है और आगे भी चर्चा करेंगे। बड़ी बात यह कि दिल्ली में हुई बैठक में ना तो हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान को बुलाया गया, ना ही भूपेंद्र हुड्डा, शैलजा, सुरजेवाला या हरियाणा के किसी और नेता को बुलाया गया। कहा जा रहा है कि बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में नेताओं का इंटरेस्ट ऊपर रहा और पार्टी का इंटरेस्ट नीचे चला गया। हालांकि राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन पार्टी के दिग्गज नेता कैप्टन अजय यादव और असंध सीट से चुनाव हारे कांग्रेस नेता शमशेर गोगी खुलकर हार की वजह भी बता रहे हैं और नेताओं के नाम भी ले रहे हैं। जनता ने किसको नकारा जिसका चेहरा सामने था? किनका था? वन वे ट्रैफिक थी बापू बेटे की। आप दीपेंद्र के सारे भाषण सुन लो, कहते थे भूपिंदर सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी, ग्राउंड जीरो पे मंथन होना चाहिए, ये नहीं लीपा पोती करके नहीं छोड़ना चाहिए, जो आप हमारे वरना हरियाणा में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ओबीसी को कोई तवज्जो नहीं दिया। ओबीसी का मैं राष्ट्रीय चेयरमैन ना, मुझे मैनिफेस्टो जब रिलीज किया तब बुलाया ना, जब जो है जो पोस्टर्स वगैरह जो इन्होंने जो गारंटी दी है वो वहां मेरी फोटो नहीं है। हरियाणा में तो लगा दो कम से कम। वहीं बीजेपी के नेता भी कांग्रेस की हार के लिए उसकी अपनी गलतियों को जिम्मेदार बताते हुए हमला बोल रहे हैं। अच्छी बात है, समीक्षा करनी चाहिए और अगर रोना है तो इकट्ठे बैठ के रोएं, कल्ले कल्ले की रोते हैं, इकट्ठे बैठ के रोएं, अच्छी बात है। कांग्रेस की हार का कारण है उनका भ्रष्टाचार
उन्होंने जो जिस भ्रष्टाचार से सरकारें चलाई और जिस प्रकार से देश में जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद को बढ़ाने का काम किया, ये इस देश की जनता ने अस्वीकार किया है। यदि वो मशीन को दोष दे सकते हैं तो इंसानों को दोष देना तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस दोषारोपण से ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस की जो उनकी जो धरातल था वो कमज़ोर हो चुका है और अब सिकवे शिकायत तकरार, उसके शिकायत का मुझे लगता है वो कागज़ खराब करेंगे चुनाव आयोग में, बाकी उसमें दम कुछ होगा नहीं। तमाम आरोपों, प्रत्यारोपों और सवालों के बीच सवाल यह है कि कांग्रेस अपनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद क्या करेगी और हार के जिम्मेदार लोगों पर क्या एक्शन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो एक तरफ जीत की उम्मीद लगाई बैठी कांग्रेस चुनाव हार चुकी है और कांग्रेस के नेता लगातार इस पर माथा पीट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नई सरकार के स्वरूप को लेकर मंथन कर रही है। वहीं बाकी लोग जो इस वक्त हरियाणा की राजनीति में बैठ रखते हैं वो एक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस के पक्ष में जो हवा दिखाई दे रही थी वो बाजी भारतीय जनता पार्टी ने आखिर पलट कैसे दी। यही जानने की कोशिश है चक्रव्यूह की ये दूसरी बड़ी रिपोर्ट। जो सरकार बनाने के इंतजार में बैठे थे उन्हें फिर से 5 साल का इंतजार नसीब हुआ और जिसकी हार की भविष्यवाणी हो चुकी थी वो फिर से सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि हरियाणा में यह चमत्कार कैसे हुआ। तो जवाब है लोकतंत्र की मालिक यानी जनता के फैसले से। वोट जब आदमी ईवीएम के पास डालने जाता है वो अपने दिल से वोट डालता है। उस समय परमात्मा के और उस आत्मा के बीच में कोई भी देखने वाला नहीं होता। निर्वाचन आयोग ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, जो लोगों का जनादेश आया है हम उसका स्वागत भी करते हैं। सवाल है कि जहां हर राजनीतिक पंडित को कांग्रेस की जीत साफ दिखाई दे रही थी वहां बीजेपी ने बाजी कैसे पलटी। तो इसकी कई वजहों के साथ मोटे तौर पर सबसे बड़ी वजह बनी बीजेपी की वो कार्यशैली जो कांग्रेस से पूरी तरह अलग है। कांग्रेस ने पार्टी में ही मतभेद के बावजूद भूपेंद्र हुड्डा को सबसे आगे रखा। वहीं बीजेपी जनता की नाराजगी पता चलने पर मुख्यमंत्री बदलने में भी नहीं हिचकी। कांग्रेस में बीच चुनाव कई नेता सीएम पद पर दावा करने लगे, जिससे खेमेबंदी बढ़ी। दावा बीजेपी में भी कुछ नेताओं ने किया, लेकिन वो गुटबाजी के तौर पर नहीं दिखी। टिकट बंटवारे में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की अनदेखी हुई। एक पक्ष पर तवज्जो देने का आरोप लगा। बीजेपी ने जनता की नाराजगी पता चलने पर 18 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे, 23 नए उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस में मतभेद और गुटबाजी पूरे चुनाव प्रचार में दिखी। कई नेता चुनाव प्रचार से दूर दिखे। बीजेपी ने कांग्रेस से ज्यादा दोगुनी रैलियां की। कई बड़े स्टार प्रचारकों ने धुआंधार प्रचार किया। कांग्रेस नेताओं में मतभेद से पार्टी के कार्यकर्ता भी कई धड़ों में बट गए, कुछ साइड हो गए। बीजेपी ही नहीं, आरएस के स्वयंसेवक भी दिन रात प्रचार में जुटे रहे, जो लोकसभा चुनाव के वक्त नाराज थे। लोग कहते थे ये सीट तो इसलिए नहीं जीत सकती, हुड्डा की ससुराल है। हमने उनके ससुराल में भी उनको हराया है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बार का चुनाव कोई जातियों में बंटा हुआ चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बात कांग्रेस पर लागू जरूर होती है कि उन्होंने पंथ की, धर्म की, जाति की, बिरादरी की राजनीति की, पर बीजेपी की राजनीति समग्रता लिए हुई थी और उसमें हम सफल भी हुए। जानकारों के मुताबिक कुछ कांग्रेस नेताओं का आत्मविश्वास, कुछ में मतभेद, कुछ की नाराजगी और कुछ की अनदेखी कांग्रेस को भारी पड़ी। वहीं ठोस मुद्दों के साथ बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की एकजुटता और उससे भी बढ़कर संघ से स्वयंसेवकों का दिन रात मिला साथ बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय जनता पार्टी की ये जो जीत हुई है या यूं कहिए कांग्रेस की जो ये हार हुई है, इसमें एक शख्स अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे और उनका नाम है सतीश पूनिया जी। इस वक्त हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं चक्रव्यूह में। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया साहब आपका चक्रव्यूह में, न्यूज़ 18 नेटवर्क में। हम आप के बारे में बता ही चुके हैं कि ये जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, क्योंकि आप प्रभारी थे तो इसमें आपकी अहम भूमिका रही है। तो सबसे पहले तो हम बधाई देते हैं और सवाल पहला ये है कि
ये जो जीत हुई है ये चमत्कार जैसी ही जीत है, क्योंकि चाहे मीडिया हो, आम आदमी हो, हर एक को लग रहा था कि इस बार जो बाजी है वो पलटेगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी। लेकिन आप हों, मुख्यमंत्री हों, सभी कॉन्फिडेंट थे कि सरकार हमारी बनेगी। तो इस कॉन्फिडेंस का राज क्या था? देखिए, चमत्कार उनके लिए जो कमरे के बाहर थे, कमरे के भीतर जो रणनीति थी, जो जिससे जो वाकिफ नहीं थे, उनके लिए चमत्कार था। हमारे लिए चमत्कार नहीं था। और थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाएंगे तो ये ध्यान आएगा कि इसका कोई भी माइक्रो एनालिसिस करेगा तो साफ तौर पर पता लगेगा, क्योंकि मैं लोकसभा चुनाव से जुड़ा था। लोकसभा चुनाव में हमारी सीटें कम आई। लोगों ने कहा बीजेपी 5 सीटें हार गई, मैंने कहा बीजेपी 5 सीटें जीत गई। किस समय? जब लोगों ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा में क्लीन स्वीप करेगी लोकसभा में, हम 5 सीटों पर रोके। उसके बाद जब असेंबली सेगमेंट का एनालिसिस किया तो हम 44 सीटों पर लीड किए हुए थे। कब किए हुए थे? जब किसान, पहलवान, जवान, संविधान, इस तरीके के नैरेटिव हमारे खिलाफ चल रहे थे। यानी हरियाणा का अब तक का बीजेपी का ये एक तरीके का बड़ी प्रतिकूलता का चुनाव था। ये 44 सीटें लीड करना ये इंडिकेट कर रहा था कि हमारे लिए वहाँ स्पेस है। हरियाणा बीजेपी के लिए गॉन केस नहीं है। और उसी दिन से हमने एक शुरुआत करी और लोकसभा में सीटें जो आई थी वो कांग्रेस की खूबी के कारण नहीं आई थी। थोड़ी थोड़ी हमारी प्रबंधन की त्रुटियां थी जिनको हमें दुरुस्त करने का समय मिल गया था। और इसलिए आप यदि पूरे चुनाव का विश्लेषण करेंगे तो संगठन हमारा उम्दा था, प्रबंधन हमारा उम्दा था, अभियान हमारा उम्दा था, टिकट वितरण हमारा अच्छा था और रणनीति हमारी अच्छी थी। और इसलिए कोई ये कहे, ये हास्यास्पद सी बात है कि ईवीएम के कारण हार गए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के आत्मविश्लेषण का समय है और हम जीते अपनी खूबियों से जीते। जी पुनिया साहब, अक्सर जो भारतीय जनता पार्टी को देखा जाता है, भारतीय जनता पार्टी हवा बनाती है कि भाजपा की लहर चल रही है। इस बार आप माने ना माने, वो जो हवा चलती है वो हवा दिखाई नहीं दे रही थी। तो उसके पीछे भी कोई रणनीति काम कर रही थी, क्योंकि इस बार तो हवा में लग रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार भी मैं नहीं कह रहा हूँ, तवज्जो दे के सुनिएगा। तो वो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनने वाली थी वो क्यों नहीं बन पाई, और भाजपा की हवा क्यों नहीं बन पाई, क्योंकि हवा तो हुड्डा साहब की ही चल रही थी। आपकी इसी बात में 2 बातों का जवाब है। एक तो ताले की चाबी हुड्डा जी के पास थी, दूसरी हवा थी। वो हवा हवाई थी, वो अति आत्मविश्वास में थे। हम मौन रह के जमीन पर काम कर रहे थे। जो मैंने कहा कि हमने संगठन की लोकसभा और विधानसभा के इस पूरे अंतराल में अपने संगठन को रिचार्ज किया। हमने जो लोकसभा के दौरान जो त्रुटियां रही उनको दुरुस्त किया। हमने हमारा एक अच्छा सधा हुआ कैंपेन तैयार किया, मैनेजमेंट को और ज़्यादा उम्दा किया। और उससे भी इतर हमारी जो स्ट्रेटेजी थी, हमने फोकस करके सीट्स लड़ी थी। हम गफलत में नहीं थे। और आंकड़े बताते हैं कि 2019 में हम 40 जीते थे, 37 पे रनर अप थे। लोकसभा में 44 पर हम लीड किए हुए थे। तो कोई ठीक विश्लेषक यदि इसका माइक्रो एनालिसिस करता तो बीजेपी हरियाणा में कांग्रेस के मुकाबले में खड़ी थी। कांग्रेस से 19 नहीं थी, उसके मुकाबले में खड़ी थी। अब हमें मुकाबला जीतना था। और मैं बहुत पहले कुछ डिबेट्स में ये चीज़ कह चुका हूं कि हम जीतने के लिए लड़ रहे थे। उनको ये भरोसा था कि वो आ रहे हैं, जलेबी उनके लिए तैयार बैठी है, बग्गी उनके लिए तैयार खड़ी है। ऐसा था नहीं, वो गलतफहमी में थे। और उनकी गलतफहमी और हमारा मौन ये चुनाव जीतने के बड़े कारक थे। जी, आपने अभी जिक्र किया कि आपने लोकसभा चुनाव से लेकर जो विधानसभा चुनाव के बीच का अंतराल था, आपने खुद को रिचार्ज किया। इससे मेरे जहन में सवाल आया कि जब चुनाव के नतीजे निकल गए तो आरोप ये लग रहे हैं कि जो ईवीएम की मशीन थी कुछ वो 99% रिचार्ज हो गई, और जिसके चलते कांग्रेस डिस्चार्ज हो गई। देखिए, अभी तक तो वो बीजेपी की, आरएसएस की आइडियोलॉजी पे, मोदी जी के कामकाज पे, राष्ट्रवाद के विचार पे और इससे अलग अलग इतर जो उन्होंने आरोप लगाए थे। लेकिन ईवीएम की बैटरी ये कांग्रेस के लिए दोषी हो गई, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये तो दुनिया का बड़ा नायाब सा तर्क है कि हम तो नायब को मुख्यमंत्री बनाते हैं और वो नायाब सा तर्क देते हैं कि ईवीएम की बैटरी
जो थी वो इसकी दोषी है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि अपनी बैटरी ठीक ठाक रखे ताकि वो इस तरीके का दोषारोपण नहीं कर पाए। जी, नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री बनना तय है क्योंकि इसकी घोषणा प्रधानमंत्री कर चुके हैं, अमित शाह कर चुके हैं, आप प्रभारी के तौर पे उनका नाम ले रहे हैं, बडोली साहब कह रहे हैं कि हमने इन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा था। आज दिन में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हुई कि हरियाणा में सीएम के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे, जिनमें से एक यादव कम्युनिटी से हो सकता है और एक दलित हो सकता है। तो इस पे हम आपसे जवाब चाहते हैं, क्या इस तरीके की कोई रणनीति अभी है या ये सिर्फ कयास से लगाए जा रहे हैं? ये कयास है और राजनीति में गॉसिप की अपनी एक जगह होती है। पार्टी की एक परंपरा और गरिमा है कि पार्टी का संसदीय बोर्ड, पार्टी का विधायक दल नेता का चुनाव करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो चर्चा है वो थोड़ी प्री मैच्योर है, कि थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सरकार को और पार्टी को देखनी होती हैं। तो मुझे लगता है कि योग्य समय पर योग्य फैसला होगा। जी, लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिला कि जो संघ के साथ आमतौर पर आपके संगठन का और भाजपा का जो तालमेल रहता है वो हमें नहीं दिखाई दिया ग्राउंड पे, लेकिन इस बार विधानसभा में चुनाव में संघ ने अहम भूमिका निभाई है। ख़ासतौर से जो मतदान वाले दिन के जो आखिरी घंटे थे, तो संघ के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि घर घर जाके उन वोटर्स को निकाल के लाए जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से या भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ थे। देखिए, संघ सामाजिक संगठन है और वैचारिक रूप से हमसे साम्यता रखता है। उनकी एक सहानुभूति हमारे साथ है। उस साम्यता के नाते कुछ बहुत कॉमन से कार्यकर्ता होते हैं जो धरातल पर काम करते हैं, मौन रह के काम करते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर विचारधारा के नाते, उस साम्यता के नाते उनका एक नैतिक समर्थन हम लोगों के साथ था। स्वाभाविक सी बात है। जी, अब जो शपथ की तारीख है वो पहले बताया जा रहा था कि विजयदशमी का हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एक अबूझ दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है कि उस दिन कोई भी अच्छा कार्य किया जा सकता है। दशहरे को शपथ होगी। उसके बाद खबर आ रही थी कि 15 तारीख से पहले होगी। हालांकि पंचकुला में जो ग्राउंड वगैरह हैं वहाँ पर तैयारियाँ चल चुकी हैं। तो क्या आप न्यूज़ 18 के दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे, कोई तारीख मुकर्रर हो गई हो तो? जो भी तारीख होगी वो शुभ तारीख होगी, उसी दिन शपथ होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए और कीमती समय आपने दिया। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आइए अब रुख करते हैं कांग्रेस के नेताओं का। ये कांग्रेस के वो नेता हैं जो सच बोलते हैं या ज़्यादा बोलते हैं या कंट्रोवर्शियल बोलते हैं। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा कांग्रेस के चर्चित नेता यही हैं। गोगी जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है शमशेर गोगी जी आपका, और आपकी वाकपटुता के लिए और बिंदास बोल के लिए आप जाने जाते हैं। न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत है। ये जो कांग्रेस की हार हुई, इसको लेकर मैं अभी पूनिया साहब से बातचीत कर रहा था, जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, भाजपा के प्रभारी थे। तो वो बता रहे थे कि आप लोगों का जो आत्मविश्वास था वो बहुत ज़्यादा था, बग्गी वगैरह तैयार करवा ली थी और सारी तैयारियां पूरी थी। तो चुनाव में आपको लग रहा था बस आ गई सरकार, आ गई हमारी हुड्डा सरकार आ गई। यही तो जो आप कह रहे हो, यही से तो गड़बड़ उठी हुई है। कहाँ से बग्गी अगर से? कांग्रेस की सरकार के लिए प्रयास किया जाता तो आपकी, जब प्रयास हुड्डा सरकार का हो गया तो बीजेपी के हाथ में एक बड़ा अच्छा मुद्दा बन गया और उन्होंने इस नैरेटिव बना के इसको बनाया और कांग्रेस का नुकसान हो गया, बीजेपी के आगे निकल। अभी जो बग्गी की बात आप बोल रहे थे और हुड्डा की सरकार आती, कांग्रेस की सरकार तो होती, उसमें अलग क्या होता? बग्गी की बात आपने बोली, मैंने नहीं बोली। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना कि बग्गी वगैरह तैयार थी, पूनिया साहब बता के गए थे अभी। ऐसा मेरे नॉलेज में नहीं है। बग्गी तैयार करवाने वाले अब कहाँ है पता नहीं मेरे को। अच्छा। लेकिन जो हुड्डा सरकार
का नारा लगा और गाना चला, वो नरेटिव जरूर बीजेपी के हाथ लगा और उसी की वजह से कांग्रेस का नुकसान। जी, तो आप बहुत बेबाकी से बोलते हैं, यही आपका वीक पॉइंट भी है, अपना नुकसान आप खुद ही करवा लेते हो, दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो चुनाव था ये जीता हुआ चुनाव लग रहा था, जितनी की मीडिया में हवा थी, एग्जिट पोल दिख रहे थे, जो हवा चल रही थी, तो आप हवा जो है वो हवाई बनाते रहे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है। ग्राउंड पे काम करना आप लोगों ने उचित नहीं समझा? नहीं, हमने अपना इलेक्शन बढ़िया तरीके से लड़ा, लेकिन आखिर में जो काम बीजेपी करती है वो हम नहीं करते। जैसे बीजेपी ने पहले हिंदू सिख करने की कोशिश करी, बात नहीं बनी। जब वो नहीं चला तो फिर उन्होंने वही उल्टा सा बड़ा नरेटिव बनाया और साम दंड भेद सारे बरते। इतना पैसा हमारे पास था नहीं, अब तो अपने पर्सनल उससे लड़ रहे थे। अच्छा, और उन्होंने क्या क्या नहीं किया। अभी पूनिया जी कह रहे थे बड़े राष्ट्रवाद की बात कर रहे, कौन से राष्ट्रवाद के भक्त है? सिर्फ गद्दी के भक्त हैं। और उसी के लिए समाज में दरार पाना, समाज को बांटना, जात पात धर्म सब चीजों का वो उपयोग करते हैं। उसके बाद भी अपने आप को मीडिया के माध्यम से नरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि हम बड़े देशभक्त हैं। ये वाला तो जो आवंटन है वो आप लोग भी करते हैं। आपका भी दिन में बयान सुन रहा था कि कुमारी शैलजा जो दलित की बेटी हैं उनकी अनदेखी की गई, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, तो जाहिर है कि आप जाट वोट बैंक की बात कर रहे थे, तो ये सारी चीजें तो आप भी बोल रहे हैं। राजपूत जी, आप गलत सुन रहे हैं। मैंने कल भी कहा कि कुमारी शैलजा 36 बरादरी की नेता है, आपको पता नहीं कहां पे सुना, लेकिन उसके ऊपर जो टिप्पणी हुई उसकी वजह से नुकसान हुआ, ये मैंने कहा। जी, आज आप कह रहे थे कि अगर ग्राउंड पे काम नहीं किया, मंथन नहीं किया, तो हरियाणा से कांग्रेस साफ हो जाएगी, ये आपने कहा था या नहीं कहा था? मैंने कहा है। अच्छा, क्यों कहा? फिर आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं कि मेरी हाईकमान से रिक्वेस्ट है, एक कांग्रेसी होने सच्चा कांग्रेसी हूं मैं, और इस वजह से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि डीप जो जीरो ग्राउंड लेवल से मंथन होना चाहिए, लीपा पोती नहीं होनी चाहिए। और अगर इसके अंदर काम नहीं किया गया तो ये यूपी और गुजरात बन जाएगा। जी, आज एक मीटिंग हुई दिल्ली में बहुत बड़ी, जिसमें राहुल गांधी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, उसमें हरियाणा का कोई नेता दिखाई नहीं दिया। ऑब्जर्वर थे, गहलोत साहब वहाँ पे आए हुए थे। तो ये हरियाणा के नेताओं की इसको अनदेखी मानेंगे या फिर एक ऐसी कमेटी तैयार की जा रही है जो पूरे मसले की निष्पक्षता से जांच करेगी? कल आपने मार्गरेट अलवा का भी वो देखा होगा ट्वीट, जिसमें वो कह रहे थे कि यहाँ पर पार्टी से बड़ा खुद नेता हो गया और अपना हित साधने में लगे हैं। यही बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं। मैंने ये बात कल ही कह दी थी कि जब आदमी की ईगो पार्टी से बड़ी हो जाए तो फिर पार्टी का नुकसान ही होता। और इस मीटिंग के बारे में मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि वो बड़े लोगों की मीटिंग थी दिल्ली में, मैं तो यहाँ हूँ अपने यहाँ। जी, तो अब देखो कि आपकी जो पार्टी है, जो बहुमत मिला है उसके मुताबिक कम से कम 10 साल तो ये चले गए, 5 साल आप और सत्ता से दूर हो गए। और यही जो हाल हुआ था ये इनेलो को हुआ था, अच्छी बड़ी पार्टी थी, अब महज 2 सीटों पे वो जीत पाई है। तो ये जो अगले 5 साल हैं इसमें आपकी पार्टी सरवाइव कर सके तो इसकी क्या रणनीति हो सकती है? ये मैंने कहा ना कि मंथन करके इसमें पार्टी की नई लीडरशिप आनी चाहिए और पार्टी का संगठन बना के 5 साल पूरी मेहनत करनी चाहिए और बीजेपी को यहाँ से खदेड़ना चाहिए। तो ऐसी पार्टी का बिल्कुल रहना दुर्बर है जो पार्टी भाईचारा बिगाड़े, समाज बिगाड़े। अगर उसको कांग्रेस नहीं करती है तो कांग्रेस अपनी ड्यूटी भी नहीं करेगी। तो संगठन तो आप बनाते नहीं है, बिना संगठन के आपकी आला कमान कहती है कि अपनी अपनी पावर दिखाओ। हाई कमांड से ही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे नेताओं को अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए खुली छूट नहीं दी जाती। ऐसे कई नेता टीवी पर आकर बयान दे चुके हैं हमारे प्रोग्राम में। जो खुली छूट दी, फ्री हैंड दिया और एक ही परिवार को छूट दे दी कि आप ही इलेक्शन लड़ो, उसी की वजह से तो ये हालत हुई आज। क्या 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 गलतियां की कांग्रेस ने, बस आप ये गिनवा दीजिए हमें।
मेरे गलतियों पर मेरे को पता नहीं क्या क्या की, कई की होगी, लेकिन एक सबसे बड़ी गलती यही थी कि जो चेहरा था उसने 10 साल पीछे जाके पुरानी याद ताजा कर दी और उसकी वजह से पोलराइजेशन। जी, ये जो कह रहे हैं कि ये बैटरी ज़्यादा चार्ज होगी, ईवीएम का मसला हो गया, तो ये वाली चीज़ें कहीं वैल्यू रखती हैं, या फिर जो चुनाव के नतीजे आए हैं ये ठीक आए हैं, ईमानदारी से आए हैं? इसके बारे में मेरे को ज्ञान नहीं है ना, मैंने मतलब ये बातें तो मतलब कहीं कहीं गड़बड़ हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन जनता ने जो फैसला किया, हम तो जनता को भगवान मान के मान रहे हैं। बीच वाले अगर ठगी करेंगे तो भगवान सजा देगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए, और तमाम जो बातें हैं और जो बयानात हैं हमेशा की तरह खुलकर दर्शकों के सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर गोगी जी आपका। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के उस पार भी एक और बड़े नेता से आपको मिलवाएंगे, वो अभी बेवाकी के लिए जाने जाते हैं, और उसके बाद एक वरिष्ठ पैनल करेगा इस हार और जीत की समीक्षा। बने रहें हमारे साथ। Lights! ब्रेक के बाद चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए रुक करते हैं अब हमारे पैनलिस्ट का। हमारे साथ हैं नेहा धवन, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ हैं केवल ढींगरा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, और हमारे साथ हैं भाटिया जी, एक विश्लेषक जो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का न्यूज़ 18 के चक्रव्यूह में स्वागत है। पहले रुक करते हैं केवल ढींगरा साहब का, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ढींगरा जी, ये जो हार हुई, इस हार को लेकर लगातार मंथन अब कांग्रेस पार्टी में भी चल रहा है, पत्रकार बिरादरी में भी चल रहा है, भाजपा के भी अलग दावे हैं, और इसको कमोवेश दोनों तरीके की जो प्रतिक्रिया हैं वो मिल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपसी जो खींचतान थी, उस खींचतान के चलते ये चुनाव हार गए, और दूसरी वजह ये बता रहे हैं कि आत्मविश्वास होना ज़रूरी है, लेकिन अति आत्मविश्वास जो है वो कहीं ना कहीं ले बैठा कांग्रेस को। नहीं, देखिए, आपने अति आत्मविश्वास और दूसरी बात कही खींचतान, मैं उसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। गुटबाजी सारी पार्टियों में रहती है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्य पार्टियां हो, सब में होती है। अंदर अंदर खींचतान भी सभी में रहती है। सभी में चाह होती है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। अनिल विज भी इसी तरह से चाह रहे हैं, राव इंद्रजीत भी इसी तरह से चाह रहे हैं, सब में होती है। लेकिन सवाल ये है कि इस बार जो खेल हुआ है वो ये खींचतान वाला हुआ ही नहीं। इस बार जो खेल हुआ है वो जिस तरह से चंडीगढ़ में खेल हुआ था ना, आपको देखा होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक खेल हुआ था, और वो वीडियो से देखा जाए तो वो क्लैरिटी में था कि किस तरह से वोटों को चेंज किया जाता है, किस तरह से अंदर बैठे हुए अधिकारी किस तरह की शरारत करते हैं। तो ये खेल वो हुआ है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपके डाटों में भी और जितने भी सर्वे रिपोर्ट्स थी, सब में एक ही डाटा था, 20 से 25-28 तक सीटें थी बीजेपी की, और वो 48 तक कैसे पहुंची। तो करीबन 20 सीटों के अंदर खेल हुआ है, और वो खेल किस तरह से हुआ है वो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये इन्होंने जो परसेंटेज ऑफ वोट को चेंज किया है, जिसके अंदर 99% का आप अभी सवाल भी पूछ रहे थे उनसे, आप देखिए, आपका भी अगर मोबाइल है, वो 5 तारीख को अगर वोट पड़ती है और उसके अंदर धनाधन वोट पड़ रही है सारा दिन, तो उसकी बैटरी जरूर कम होगी, और उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है और रख दिया जाता है, और उसको 8 तारीख को खोला जाता है। तो बाकी की जितनी भी ईवीएम थी जो खुली थी, उसमें करीबन 50%, 52%, 48%, 54%, 56% ऐसे वोट परसेंटेज उसके अंदर बैटरी का था। लेकिन जहां तक 99% वोट की बैटरियां जो ईवीएम थी, वो कैसे आई, किस तरह से आई, क्योंकि जिस समय इलेक्शन की डिले किया गया और वहां पे वोटिंग रुकी थी, उसके अंदर खेल हुआ है, और वो खेल जो है लगातार हुआ, और ईवीएम चेंज हुई, तभी 99% चार्ज थी, और उसके अंदर सारा टोटल बीजेपी का वोट जो है वो उस तरह से पाया गया। तो ये सारे इशू हैं।
अभी अभी इस इशू पे डिस्क्लोज होना इसलिए बाकी है क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का काम है। नंबर 2, अगर ये नहीं इलेक्शन कमीशन इस बात को क्लैरिटी करेगा तो ये कोर्ट का काम है। अब सारी चीजें जो है ये एक बार मंथन का विषय तो है, जब कोर्ट करेगी या दूसरी चीज करेगी। आपने चंडीगढ़ में भी देखा, माना तो किसी अधिकारी ने नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब गए थे तो कोर्ट ने जो भी कोर्ट थी उस समय, जिस कोर्ट में गए थे उस कोर्ट ने क्लैरिटी कर दी थी कि भाई साहब यहाँ ये सीधे सीधे अपने हाथ से गड़बड़ी करता पाया गया अधिकारी, तो अधिकारी ने मान भी लिया कि हाँ मैंने गड़बड़ी की है। तो ये सारी चीजें जो है ये भाजपा का खेल है और भाजपा ऐसे खेल करवाती रहती है। वापस आपके पास लौटेंगे ढींगरा साहब, वापस आपके पास लौटेंगे। रुक करते हैं नेहा धवन का। नेहा जी, जो नेता हैं कांग्रेस के वो इस वक्त मंथन में लगे हैं और आप कहें कि हार के लिए जो अक्सर नेता करते हैं वो टोपी ट्रांसफ़र एक दूसरे पे कर रहे हैं कि शायद कुमारी शैलजा की अनदेखी हो गई, दलित वोट वहाँ से चला गया, ओबीसी वोट को हम ठीक से ट्रैप नहीं कर पाए। भाजपा कह रही है कि ये अति आत्मविश्वास में थे और इसलिए हम धीरे धीरे कछुए की तरह चलते रहे और एक खरगोश की तरह आगे निकलते रहे, लेकिन धीरे धीरे हमने वो चीज़ कर दी जिससे ये चूक गए। बैटरी जो रिचार्ज हो गई फिर से 99% होगी, इसको लेकर ऑब्जेक्शन किया गया है। अब इसको लेकर क्योंकि मसला ये अभी चुनाव आयोग में है, तो आप की इस पर कोई सफाई और आपकी पार्टी की जीत जो एग्जिट पोल में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही थी, आपकी पार्टी जीत गई, इसलिए आपको बधाई। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार आपका, आपने हमें बधाई दी और मेरी तरफ से भी उन सभी एमएलएस को जो नियुक्त होकर आए हैं, चाहे वो मेरी पार्टी से रखते हैं और चाहे वो दूसरी पार्टी से संबंध रखते हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई। लोकतंत्र का ये पर्व था मुकेश जी, और इस पर्व में हम सब ये उम्मीद करते हैं कि बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम हुआ और इलेक्शन कमीशन ने अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहूंगी कि कांग्रेस के लोग आज मंथन नहीं कर रहे। मुझे नहीं लगता कि उनको 1% भी चिंता है कि वो ये चुनाव कैसे और क्यों हार गए। अगर वो मंथन करते तो पिछले 2 दिन से जो डिबेट्स चल रही हैं उसमें कांग्रेस के प्रवक्ताओं का जो या नेताओं का जो रुख है वो ऐसा रुख नहीं होता। जब अपने गिरबान में झांकना किसी को आता हो तो आत्म मंथन और आत्म चिंतन के बाद जो चीजें निकल कर आती हैं वो स्वरूप ऐसा नहीं होता जैसा अभी आज के डिबेट में और पिछले 2 दिन से। दूसरी बात, मैं इतना जरूर कहूंगी कि जिस बैटरी को लेकर, जिस मशीन की बैटरी को लेकर यहाँ बातचीत हो रही है, वो बैटरी की बातचीत तो 10 बजे जब चुनाव के आंकड़े बदलने शुरू हुए थे और हम 49-51 सीट्स पर आगे जाना शुरू हो गए थे। 7 बजे से मैं डिबेट में थी और रात 10 बजे तक मैं लगभग 15 चैनल्स के डिबेट में रही जिस दिन चुनाव काउंटिंग चल रही थी। और उस काउंटिंग के दिन पे 9 से 9:30 10 बजे के बीच में ही पहला हुड्डा जी का रिएक्शन आ गया था और जयराम रमेश जी का ये आ चुका था बयान कि हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और 90% बैटरी कैसे एक मशीन की निकल आई। वो मुझे लगता है कि एक आड़ थी, क्योंकि मैंने 10 बजे के बाद ही इस बात को मीडिया में कहा कि कहना शुरू भी किया था कि ये आड़ है क्योंकि इनको दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बात तो जनता के मन को टटोला नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल था मुकेश जी, बिल्कुल था। आप और मैं कितनी बार डिबेट में आई, मैंने हमेशा ये बात कही कि हमें लेश मात्र भी चिंता और संदेह नहीं है कि हम पूरी बहुमत से सरकार बनाने नहीं जा रहे हो। वो एक वाक्य नहीं था जो मीडिया में बैठ के हर प्रवक्ता को बोलना है, उसका वो तो धर्म जो है। कोई भी पार्टी है ना, वो ये तो बोलेगी नहीं कि हम चुनाव में हारने के लिए खड़े हुए हैं। तो ये बयान तो अभय चौटाला भी दे रहे देखिए थे, मुकेश जी, ये बयान जो है दुष्यंत चौटाला भी दे रहे थे, बसपा वाले भी दे रहे थे। तो ये तो एक मैडम स्टैंडर्ड बयान है। और जब वो लास्ट तक कोई भी जो नेता है ना मैडम, जब तक कि बिल्कुल परिणाम सामने नहीं आ जाते तो ये बयान तो चलता ही है। वापस इसमें एक अंतर है मुकेश जी, एक बात कहूंगी, इसमें एक अंतर है। हाँ, मैं खुद भी 70 विधानसभाओं के आसपास मेरा विजिट हुआ और मैं ग्राउंड लेवल पर बहुत सारे लोगों से मिली, मैं मीडिया के लोगों से भी मिली, साथ में मैं महिलाओं से, जो डॉक्टर्स हैं उनसे, एडवोकेट्स हैं उनसे, मैंने बहुत लोगों से बातचीत की। बातचीत से हमें यही दिख रहा था कि 10 वर्षों के जो हमारे कार्यकाल हैं और जो सुखद सरकार हमने चलाई उसके साथ जनता का मन था।
और जहां तक एग्जिट पोल की बात है, मैं एक ही लाइन में जवाब दूंगी। 2014 के एग्जिट पोल हमारे पक्ष में नहीं था, तब भी गलत हुआ। 2019 का हमारे पक्ष में एग्जिट पोल था, फिर भी गलत हुआ। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल गलत हुआ। तो एग्जिट पोल तो गलत होने का इतिहास है, इसलिए इस बार विधानसभा का जो एग्जिट पोल है वो भी गलत होने की संभावना है पूरी। जी वापस लौटता हूँ भाटिया साहब के पास चल रहे। भाटिया साहब, ये जो इस वक्त हो रहा है, इस वक्त भाजपा जो है वो सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। अभी मुहूर्त निकलवाया जा रहा है कि किस दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा। वहीं पर कांग्रेस को लग रहा था कि इस बार कांग्रेस की हवा है, और मीडिया की जो एग्जिट पोल है उसमें भी यही दिखाया जा रहा था। आम आदमी जो है उसको लग रहा था कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। तो कांग्रेस के भी जो कई बड़े नेता हैं और जो कांग्रेस की जो खेमेबाजी है, उस खेमेबाजी में जो हुड्डा गुट के नहीं माने जाते हैं वो नेता खुलकर सामने आ गए हैं। अभी शमशेर गोगी को आप सुन रहे थे, कैप्टन अजय यादव हो गया, कुमारी शैलजा होगी, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो गए। तो ये मतलब कांग्रेस की हार को अलग तरीके से देख रहे हैं, हुड्डा गुट अलग तरीके से देख रहा है। असल में हुआ क्या है, बिल्कुल निष्पक्षता के साथ आप हमें बताइए। ऐसा मुकेश जी, मैंने कल भी जो बात कही थी और मैंने आज फिर चुनाव कमीशन के 90 की 90 सीटों के सभी के वोट को देखा, और जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी की कोई मैनेजमेंट नहीं थी, कांग्रेस पार्टी का कौन सा लीडर कहां पे प्रचार के लिए जाएगा उसकी मैनेजमेंट नहीं थी। कांग्रेस को ये लग रहा था कि हम 60 सीटें लेके आ रहे हैं, हाईकमान को लग रहा था, हुड्डा गुट को ये लग रहा था कि हमें 60 चाहिए नहीं है, हमें 45-50 चाहिए, और उन्हें ज्यादा उन्होंने कोशिश नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की नेहा धवन जी जो मर्जी कहें, भी हमें ये लग रहा था कि हम जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों नेता मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे आज भी बात की, कल भी बात की, पहले भी की। सभी को ये लग रहा था भी हमारी हार हो रही है, और लोगों ने अपने बोरिया बिस्तर बांधना चालू कर दिया था। चंडीगढ़ से अधिकारियों ने कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करनी चालू कर दी थी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है। सीआईडी अगर कहीं रिपोर्ट देती हो, जो सीआईडी में मेरे अधिकारी मित्र हैं वो हमसे रिपोर्ट लेते थे, हम उनसे रिपोर्ट लेते थे। सभी ये हो सकता था, मैं 22 सीटें कहता था, कोई सीआईडी वाला 25 कहता था, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा था कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं आ रही। कांग्रेस, मैंने कल भी बताया था, तो इसके पीछे ये सारी बातें तो अब पुरानी होगी, क्योंकि अब 5 को चुनाव हुआ था, 8 को निकल गया। आज जब समय है, मतलब 9 बजने वाले हैं 10 तारीख के, तो अब ये बातें तो पुरानी होगी। इसके पीछे मतलब राज क्या रहा, ये राज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। नहीं, निश्चित रूप से राज एक ही था, कांग्रेस की गुटबाजी था। कांग्रेस में हुड्डा साहब को जितनी अहमियत, हुड्डा साहब को अहमियत किसने दी? कांग्रेस हाई कमान ने, दीपक बावरिया ने दी, के.सी. वेणुगोपाल ने दी, और वही रिपोर्ट राहुल गांधी को करते थे, मल्लिकार्जुन खड़गे को करते थे। अब जो व्यक्ति हरियाणा में 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रह लिया वो पावरफुल होता है, वो हाईकमान में भी पावरफुल होता है, वो लोगों को मोबिलाइज करता है। इस ढंग से ये जो कुमारी शैलजा को अपमानित किया गया, मैंने कल भी कहा था, मैं कई चैनल से, और उसके उदाहरण है। गोगी जी आपको सामने कह रहे थे असंध से चुनाव लड़े, मैंने कल कहा था, उन्होंने आज कहा हुड्डा साहब राहुल गांधी की रैली में आए, गोगी जी का नाम नहीं लिया, फिर गोगी को वोट दो। ये जो चीजें हैं, लोग, जो जनता है, जनता ये भी देख लेती है। ये चश्मा किसी ने उतार लिया फिर पहन लिया, भजन लाल जी ने ऐसे पहना था, और लोग ये कहते थे भजन लाल जी इशारा कर गए कि वोट इनालो को दो। इन्होंने एक ही जाति को जिस ढंग से टिकटें दी, अगर आप चले जाएंगे इसकी टिकटों पर, तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने केवल 5 ब्राह्मण को टिकटें दी, और वो 7 ब्राह्मण जिता गए, 11 टिकटें देके भारतीय जनता पार्टी ने सभी कम्युनिटियों को
जो है टिकटें दी, और वो ये साबित करने में ये रहे भी ये एक ही परिवार की सरकार होगी, जी भाटिया एक ही जिले साहब की आऊँगा, सरकार वापस आपके पास आऊँगा। एक बार फिर से हम रुक कर रहे हैं केवल ढींगरा साहब का। ढींगरा साहब, एक बात तो है कि अगर कांग्रेस पार्टी विजयी होती तो जाहिर है कि जो जीत का सहरा है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सर सजता। अब हारी है तो टीका टिप्पणी या जो हार का ठीकरा है वो भी वही फूटेगा। आज कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की दिल्ली में, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे रहे, राहुल गांधी रहे, जो ऑब्जर्वर थे अशोक गहलोत जी रहे। तो इसमें हरियाणा के किसी नेता को नहीं बुलाया गया, इसके पीछे आप क्या तर्क देंगे? और जो फाइंड फैक्ट कमेटी है इसका क्या कार्य रहने वाला है, अगर आपको जानकारी हो? देखिए, एआईसीसी अपना आकलन करता है और स्टेट के लीडर अपनी बात भी करते हैं, और जहां पे इकट्ठे बात करनी हो तो इकट्ठे भी बात होती है। पर सवाल ये है, अगर मैं आपको फिर दोबारा उस पे एक और चुकाने वाला जो है क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं। अगर पेजर का खेल देश में हो सकता है और पेजर के खेल से 4 साल के बाद अगर बम उड़ाए जाते हैं और लोगों के हाथ उड़ते हैं, 20 लोगों की मृत्यु होती है, वो भी खेल तो किसी कंट्री का पेजर किसी कंट्री से लाया गया और कहां पहुंचा, और 4 साल के बाद उसको पेजर के अंदर तो सिर्फ एक सेल होता है ना, वही चलता है, और उस सेल से बम उड़ा दिया गया और कई लोग मरे, उसके अंदर 20 लोग मरे और कई लोग जख्मी हुए। अगर ये हो सकता है तो ईवीएम का खेल क्यों नहीं हो सकता? आप इस बात के लिए बिल्कुल एक साइड पे रखिए सारी बात। और मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, ईवीएम वाला जो मसला है ढींगरा साहब, ईवीएम वाला जो मसला है वो आपको मैंने पूरा मौका दिया, उस मसले को आप ले जा चुके हैं चुनाव आयोग के पास, और चुनाव आयोग से अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते, सुनिए सवाल मैंने आपको पूछा था, अगर चुनाव आयोग से आप सेटिस्फाई नहीं होते तो जैसे आप चंडीगढ़ वाला एग्जांपल दे रहे थे, आपके पास कोर्ट में जाने की भी ऑप्शन बचती है ना? ये दोनों चीज आप बोल चुके हैं और बिल्कुल लकीर की नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। बट हम ये पूछ रहे हैं आपको कि अभी जो ये हार हुई ना, इस हार को लेकर जो राष्ट्रीय नेतृत्व है और जो इस वक्त राज्य का नेतृत्व है उसको लेकर क्या कुछ खटास पैदा हुई है? क्योंकि जो बयानात आ रहे हैं वो इस चीज को बयां कर रहे हैं। देखिए, मैं पहले आकलन दे दूं, जो मैं बात आपने बीच में काट दी। हमारी 37 सीटें आई हैं और 37 के बीच में 20 सीटों का खेल हुआ है, तो हम 57 पे पहुंच गए, और 48 सीटें उनको आई हैं, उसको अगर 20 कर दो तो वो 28 पे पहुंच गए। यही डाटा था जो एग्जिट पोल भी दिखा रहा था, और 20 सीटों के ऊपर सीधा खेल हुआ है, और जो कि इन्होंने इंटेंशनली किया है। जहां पे कम वोटर, कम मार्जिन के वो थे लोग, उनमें कितनी ईवीएम को कितना सेट किया जा सकता है वो किया गया है। हाँ, हम कहें कि फलाना गुटबाजी थी, फलाना वो था, बातें जो है ना, ये जब तक कि कोई एक सबूत नहीं मिलता है। तो मैं कब कह रहा हूँ, सबूत तो सारा जांच का विषय है, मैं तो कह रहा हूँ आपको। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये वाली जो सारी चीजें जब तक सबूत नहीं मिलता तो इसको हाइपोथेटिकल माना जाएगा, परिकल्पना पे आधारित माना जाएगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं मुकेश भाई आपको कह ही रहा हूं कि ये जांच का विषय है। चंडीगढ़ में भी ऐसी ही जांच का विषय था। कौन मान रहा था अधिकारी की मैंने किया गड़बड़, और कौन मानता है? लेकिन जिस समय पकड़ा गया तो मानना पड़ा। अप्लाई किया ना आपने इसके लिए सर? फिर जब मैं तो कह रहा हूं इस बात को, तो और कोई है ही नहीं कहानी। ये जो कहानियां बनाई जा रही है ना कि फलानी उसका था खेल, फलाने जो शैलजा जी का था, फलाने उसका था, ये सब स्टोरीज है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पहले भी गुटबाजी हमेशा हर पार्टी में रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब बंसीलाल की सरकार थी तब क्या पार्टी में गुटबाजी नहीं हुआ करती? तब भी कांग्रेस की सरकार उल्ट करके बनी थी। और जब भजन लाल और हुड्डा साहब की सरकार थी तब भी गुटबाजी रही थी, तब भी सरकार बनी थी। ये सरकारें बना करती हैं, गुटबाजी के बाद भी जनता फैसला कर देती है कि हमने भाई इस सरकार को बनाना है, इस सरकार को आउट करना है। इस बार भी ये सिस्टम था कि जनता बीजेपी की सरकार को नकार चुकी थी। वो बात आपके राजनीतिक विशेषज्ञ भाटिया साहब ने भी बताई। जनता जब नकार चुकी है तो वापस लौटेंगे ढींगरा साहब। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है, इसका खेल जो है वो ईवीएम के सिवा और कोई खेल नहीं है। और एक बात और बताता हूं, मोदी जी के पास ऐसा यंत्र है, देश को लास्ट मुहाने पर ले जाएंगे, लेकिन ये खेल चलता रहेगा। और पूरा देश जब तक खत्म नहीं हो जाता,
जब तक एक सुनिए जब तक श्रीलंका वाला माहौल नहीं हो जाता, जब तक पाकिस्तान वाला जो बुरा हाल है वो नहीं हो जाता, तब तक मोदी जी छोड़ेंगे नहीं। और आप लोगों के भी चैनल सब देखना कैसे चलते हैं और किस तरह से देश रहता है। जिस तरह आज हमारे देश के ऊपर 250-55 लाख करोड़ का कर्जा है, बिल्कुल। आप मुझे लगता है आपको पूरा जो वक्त है वो दिया है। अब नेहा के पास चलते हैं। नेहा, आज जो ढींगरा साहब हैं जो आज गुस्से में, और जाहिर है इनका गुस्सा बनता भी है, तो क्योंकि इनको लग रहा था जीत रहे हम, हार गए, तो वो जो सारे फैक्ट्स और फिगर्स ये दे रहे हैं, कहीं पे आपको लॉजिकल लगेंगे, कहीं पे इलॉजिकल लगेंगे। अब आपसे ये सवाल पूछते हैं क्योंकि आपकी पार्टी में भी जो गुटबाजी है वो इस बार देखने को मिली। आपके भी जो बड़े बड़े नेता, पूर्व मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो मुख्यमंत्री का दावा कर रहे थे, चाहे अनिल विज की बात करें या राव इंद्रजीत सिंह की बात करें। सुनीता दुग्गल कह रही थी कि मैं भी उप मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ। तो ये वाली जो चीज़ें हैं पहले भारतीय जनता पार्टी में देखने को, सुनने को मिलती नहीं थी, और जो इस तरीके के नाम लेते थे उनका नाम तो लिस्ट करता ही करता था। क्या जानकारी है? वैसे मैं पुनिया साहब से पूछ रहा था कि उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो ऐसी अभी तक कोई भी विचारधारा सामने नहीं आई है और ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, और वो फैसला मुझे लगता है उन तक छोड़ देना चाहिए। जब वो फैसला लेंगे आपके सामने होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। हमने नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। इट वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट डे। हमने अमित शाह जी ने ये डिक्लेयर किया था सबसे पहले, उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी भी आए हरियाणा में, उन्होंने भी अपने वक्तव्य से ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि नायब सिंह सैनी जी ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे और इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। हरियाणा प्रदेश का प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का इस बात से वाकिफ था। कहीं पर भी जो आप बात कर रहे हैं, छुटपुट जो बात हुई, चाहे वो अनिल विज की बात हुई, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट था उस दिन भी अनिल विज की वो बाइट चलाई गई, या मुझे लगता है शायद उस दिन नहीं ली गई होगी, लेकिन अनिल विज साफ तौर पर ये बात कह रहे थे कि मैंने ये कहा है कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ तो मैं जरूर बनना चाहूंगा। मैंने उनको खुद ये एज इट इज वर्ड वो खुद भी मैंने इंटरव्यू कर लिया उनका इसी चैनल पर, वो हमारे साथ लाइव बैठे थे, तो ये उन्होंने कहा। लेकिन पहले जो बात आ रही थी कि मुझसे पूछा ही नहीं गया, अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे तो क्यों नहीं बनूंगा, लेकिन मुझसे कहा ही नहीं किसी ने। और जो वो मुख्यमंत्री जब बदले गए थे नायब सिंह सैनी, तो उन्होंने एक तरीके से विद्रोही किया था और कहा था कि नायब सिंह सैनी से मैं सीनियर हूं, तो मेरे से क्यों नहीं पूछा, इनको क्यों बना दिया। तो इस बात पे आप हामी भरिए, ये सही बात मैं आपको बता रहा हूँ। राजपूत जी, बिल्कुल मैं ये बात कह रही हूँ कि मुझे लगता है जो लास्ट स्टेटमेंट है वो स्टैंड करनी चाहिए। उससे पहले जो कहा नहीं कहा वो मायने नहीं रखता, लेकिन उनकी खुद की लास्ट स्टेटमेंट आपके इंटरव्यू में हो, चाहे मैं जिस बाइट की बात कर रही हूँ, मेरी उस दिन इंटरव्यू भी वो डिबेट आपके साथ आपके चैनल पर ही चल रही थी, सुरेश जी अंदर थी, और तभी वो बाइट चलाई गई उनकी। मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि जितनी भी ये बातें विपक्ष आज बात कर रहा है, आज तो इनको सहज भाव में होना चाहिए। इनको ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि जनता ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। मैम, समय थोड़ा कम है, नेहा जी समय कम है, और भाटिया जी भी अपने साथ में जुड़े। भाटिया जी, अंत में मैं आपसे देते हैं मुकेश जी, मैडम सबसे ज्यादा समय आपको देते हैं, लेकिन आप हमेशा शिकायत करती हो। अब इस चीज की मेरे को शिकायत है आपसे। चलिए, कल आपको और ज्यादा समय देंगे। भाटिया जी क्योंकि बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और आज दोनों जो पार्टीज है ना, इनका अपना अपना रुख है। तो आपने क्या कहना है, ढींगरा साहब ने क्या कहना है, ये मुझे भी पता है, जनता को भी पता है। भाटिया साहब से मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि अब जो ये नंबर्स आए हैं, कांग्रेस की जो शिकायत है, अब आने वाले समय में जो हरियाणा का भविष्य है उसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, एक चीज तो जो आज दिन भर सोशल मीडिया पे चली, और आपने भी एक सवाल पूछ लिया नेहा जी से, नायब सिंह सैनी ही अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और कांग्रेस की शिकायत, कांग्रेस को शिकायत करने का हक है। जिस ढंग का हमारा चुनाव कमीशन है उस पे सवाल अवश्य है, वो इनकी शिकायत पे बहुत ज्यादा गौर करने वाले नहीं है, और इनको आत्म अंतन करना चाहिए, ना कि शिकायत करनी चाहिए। वो शिकायत एक हिस्सा होता है हारने के बाद, आप सुप्रीम कोर्ट तक भी जाइए, लेकिन ये कांग्रेस की हार आत्म मंथन करने की हार है। इन्हें अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। इन्हें सबको
भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए, जिसके पास इतने साधन हैं, जो सब कुछ करती है, दूसरी पार्टियों को भी गठबंधन करवाती है, धन बल का भी प्रयोग करती है, उससे मुकाबला कर ये कभी भी आपस में लड़कर अपने नेताओं को, बड़े नेताओं को नीचा दिखाकर ये सत्ता में नहीं आएंगे। हुड्डा साहब की तो अंतिम बारी थी। भविष्य में भी अगर इनमें सुधार नहीं हुआ कांग्रेस में, मेरा ये कहना है नई अपने कुछ नए लोगों को भी लेके आए और पुराने लोगों का सम्मान करें, सभी जातियों का सम्मान करें। अगर केवल जाटों पर ये निर्धारित रहेंगे, उसी पे फोकस रखेंगे, जिस ढंग से टिकटें बांटी हैं, तो इनको बड़ी मुश्किल होगी। चौधरी देवीलाल, मैं एक चीज कह दूं, चौधरी देवीलाल के समय में मैंने उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट से राजनीति पत्रकारिता शुरू की। वो अपने लोगों के बीच में कहा करते थे, जाटों का राज आएगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन हमें टिकटें सबसे ज्यादा दूसरों को देनी होगी, बैकवर्ड को देनी होगी, पंजाबी को देनी होगी, पनिया को देनी होगी। ठीक है, इन्हें का अब समय नहीं बचा, लेकिन चौटाला साहब ने, चौधरी देवीलाल ने सोशल इंजीनियरिंग की, हुड्डा साहब ने वो सोशल इंजीनियरिंग खराब की जी, और अभी ये सुधार नहीं करेंगे तो अगली बार भी यही हालत हो। जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य दो पार्टियां जिनको इस बार शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, चाहे वो इनेलो हो, जजपा हो, अब भी क्योंकि अब जो समय है वो 48 घंटे से ज़्यादा बीत चुका है। 8 तारीख के बाद की अगर हम बात करें तो आत्ममंथन की तमाम राजनीतिक पार्टियों को इस वक्त ज़रूरत है और वो आत्ममंथन चल भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा जी, और मैडम आपका भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर जुड़ने के लिए नेहा धवन जी और सुरेंद्र भाटिया जी। लगातार आपसे आगे भी मिलते रहेंगे और जाहिर है कि प्रवक्ता के तौर पर अलग अलग मूड स्विंग्स होते हैं, अलग अलग बातें होती हैं, तो आपकी सभी बातों को हम जनता तक पहुंचाएं, पत्रकार के तौर पर ये फ़र्ज भी हम लगातार निभाते रहेंगे। चक्रव्यूह को यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि चक्रव्यूह के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ। Lights!